हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है इंडियन सोल्जर डिफीटिंग चाइनीज़ सोल्जर। और ये बड़ी हैरानकुन ख़बर है कि भारतीय फ़ौजी जो हैं वो चाइनीज़ फ़ौजियों को मार रहे हैं। और साल 2020 की बात है जब लद्दाख में चाइना इंडिया सरहद के ऊपर एक युद्ध हुआ था, मुख्तसर सी एक जंग हुई थी जिसमें दोनों तरफ के ममालिक की अफवाह जो एक दूसरे को मारती पीटती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये वाक़या कहाँ पर हो रहा है वो जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। और ये वीडियो सजेशन पर बनाई जा रही है। एक भाई साहब कह रहे थे कि आप हर वक्त ट्रेन ना देखा करें, इंडिया और बहुत बड़ा है, कभी जियो पॉलिटिक्स भी देख लिया करें। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये जो सर हैं धावन साहब है, इनका नाम भी लिया था। एक पुराने चैनल पर इनकी कई एक वीडियोस देखी हैं और इनका जो एक मखसूस नज़रिया पाया जाता है उसकी वजह से इनसे थोड़ी सी दूरी इख्तियार की थी। लेकिन खैर, सच्चाई जो है वो हर जगह सच्चाई रहती है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सच कौन बोल रहा है, क्योंकि सच हमेशा सच रहता है। तो देखते हैं कि ये कौन सी सच्ची ऐसी वीडियो जिसमें भारतीय फ़ौजी चाइनीज़ फ़ौजियों की पटाई लगा रहे हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो चुकी है वायरल, जहां पर इंडियन सोल्जर्स जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड हैं, इन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को टग ऑफ वॉर में बुरी तरीके से हरा दिया। नाउ आर्टिकल्स वगैरह हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो है अपने आप, जहां पर इंडियन सोल्जर्स दे डिफीट चाइनीज ट्रूप्स इन टग ऑफ वॉर, ये देखते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे इस वीडियो में, ये पीछे ये है इंडियन सोल्जर्स, ये है चाइनीज सोल्जर्स, और दोनों रस्सी खींच रहे हैं। अच्छा, ये वाली बार मेरा है। लो, कमाल हो गया यार। चलें अब फिर देख ही लेते हैं वीडियो मज़ीद क्या है। ये तो फिर टाइटल अच्छा खासा चकमा दे गया आज। फेंक दो इन फीनों को उठा के। गए। और बहुत बुरी हार हुई। यहाँ पे आपने देखा बुरी तरीके से हार हुई है चाइनीज सोल्जर्स की। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इंडियंस काफ़ी खुश थे, मगर दोनों ही साइड में जो ये सोल्जर्स थे ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए खड़े थे सूडान में। जी हाँ, ये वीडियो भारत की नहीं है, चाइना की नहीं है, ये वीडियो है सूडान की। नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आज के समय साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, मगर कुछ दशकों पहले अल्जीरिया नंबर 1 पे नहीं था, नंबर 1 पे था सूडान। यहाँ पे आप देख पाओगे दो देश आपको दिख जाएंगे, सूडान और साउथ सूडान। ये दोनों देश 2011 से पहले एक हुआ करते थे। यूएसए की और कुछ और कंट्रीज की इंटरवेंशन हुई, ऑयल का मसला पड़ गया। जी हाँ, ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पर। आप समझ गए होंगे क्या हुआ, लोगों में आपस में बंटवारा हो गया, सिविल वॉर हुई और ये सूडान जो एक सिंगल कंट्री हुआ करता था टूट के बिखर गया। नाउ सिंस रिसोर्सेज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, आज भी सिविल वॉर यहाँ पर हो रही है। काफ़ी जगह कई ग्रुप्स हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अशांति का माहौल है। और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो ब्लू हेलमेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्स है जिसको बनाने में दुनिया भर के देश करते हैं कंट्रीब्यूट, उन्हें आज के समय डिप्लॉय कर रखा है सूडान और साउथ सूडान में। और जो ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्री देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? वो देश है नेपाल। जी हाँ, इंडिया हुआ करता रहा टॉप पे, मगर रिसेंटली नेपाल अब बन चुका है टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं। क्या इंडिया बिल्कुल सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सेम अमाउंट ऑफ ट्रूप्स हम भेज रहे हैं जितना नेपाल है, बस नेपाल थोड़ा सा आगे निकल चुका है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको चाइना भी दिखेगा। चाइना के 1800 के आसपास ट्रूप्स हैं जो आज के समय काम कर रहे हैं एज यूएन पीस कीपर्स, इंडिया के 6000 के आसपास। और सूडान में इंटरेस्टिंगली चाइना और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो हैवीली डिप्लॉयड हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन यहां पर खराब ना हो जाए। और आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जो ट्रूप्स भेजे जाते हैं एक कंट्री द्वारा यूनाइटेड नेशंस में,
वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे बात प्राइड की भी आ जाती है। और ऑल्दो मैं कहूंगा चाइनीज सोल्जर्स काफी डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल टाइम पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, मगर जब बात आती है ना इम्पैक्ट डालने की, तो चाइनीज सोल्जर्स की रेपुटेशन बहुत खराब है। ये रेपुटेशन खराब हुई थी 2016 में। 2016 में क्या हुआ कि साउथ सुडान, मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया ना, सुडान के सीधा नीचे साउथ सुडान आपको मिलेगा। तो साउथ सुडान में चाइना के यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड थे। अचानक से कुछ अराजक तत्व आते हैं और जो यूएन के एड वर्कर्स थी, यहाँ पर जो फीमेल एड वर्कर्स थी, उनको सेक्सुअली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइना के पीस कीपर्स डर के भाग गए और अनफॉर्चुनेटली कई एड वर्कर्स का रेप हो गया था साउथ सुडान में। इससे चाइना का बहुत ज़रा नाम खराब हुआ था इंटरनेशनली। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स भगोड़े नहीं हैं, हमारे सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि भाग गए थे और इन्होंने अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी थी। बट इंटरनेशनल मीडिया ने जो रियलिटी थी, जो सच था, वो छाप दिया। तो तब से लेकर अब तक ना, ऑल्दो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा चाइनीज सोल्जर्स डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसिप्लिन से टाइम से आ जाओ, वर्दी अच्छे से प्रेस्ड है, सब बढ़िया है। बट इम्पैक्ट जब डालने की बात आती है, जब दम दिखाने की बात आती है ना, तब कुछ इतना कर नहीं पाता ये। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टग ऑफ वॉर खेली जा रही थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में इन सुडान ना। मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि दोनों सोल्जर्स फील्ड पे काफ़ी जगह एक दूसरे को हेल्प करते हुए भी काम करते हैं, क्योंकि दोनों का आप कह लीजिए मकसद एक ही है कि सुडान में स्टेबिलिटी रहे। नाउ टग ऑफ वॉर है क्या? टग ऑफ वॉर एक बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट स्पोर्ट है। यूरोपियंस क्लेम करते हैं कि टग ऑफ वॉर की शुरुआत इंग्लैंड स्कॉटलैंड के आसपास हुई है, बट अगेन ये स्पोर्ट इतना ज़्यादा बेसिक है कि रस्सी खींचना, मेरे हिसाब से ये स्पोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में बहुत सदियों पहले ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था। मगर इसको आप कह लीजिए एक प्रॉपर रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने, और इनके एंथुजियाज्म की वजह से ही टग ऑफ वॉर एक ओलंपिक इवेंट बना 1990s और 1920 के बीच में। और तब से लेकर अब तक आप कह लीजिए दुनिया भर में जब भी सैनिक इकट्ठा होते हैं ना, तो टग ऑफ वॉर एक बार को वो ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक मिलिट्री गेम बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो जो फ्रांस के इलीट सोल्जर्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंच आर्मी के, ये आए मेघालय में। इंडिया और फ्रांस का युद्ध अभ्यास चल रहा था शक्ति के नाम से। सोल्जर्स दोनों साइड के इकट्ठा हो गए, दोनों ने कहा कि चलो टग ऑफ वॉर फिर से करते हैं। इस केस में अब यहां पर भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, इंडियन सोल्जर्स की एक रेपुटेशन है, टग ऑफ वॉर में हारते नहीं है ये। अब मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस के जो इलीट सोल्जर्स हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो भी भारतीय सोल्जर से हार जाते हैं टग ऑफ वॉर में। यहाँ पे भी आपने देखा इंडियन सोल्जर्स की जीत हुई है। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हम हमेशा जीतते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी हारते भी होंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि चाहे चाइनीज हो या फ्रेंच हो, टग ऑफ वॉर में हम हराई जा रहे हैं अगर, वो भी इलीट लेवल सोल्जर्स को, चाहे यूएन वाले हो या फ्रांस के सोल्जर्स हो, तो ओलंपिक्स में ये मेडल क्यों नहीं लाते हम इसमें? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टग ऑफ वॉर एक समर ओलंपिक्स का स्पोर्ट नहीं रहा। एक्चुअली इसे बस कुछ ही समय के लिए एक ओलंपिक स्पोर्ट रखा गया था अर्ली 1990 और 1920s के बीच में। और अब सैड बात यह है कि ऑल्दो टग ऑफ वॉर ओलंपिक एथलेटिक्स प्रोग्राम का पार्ट है, मगर यह अपने आप में एक मेडल विनिंग स्पोर्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी दे कह सकता हूं, अगर टग ऑफ वॉर एक स्पोर्ट होता समर ओलंपिक्स में, इंडियन टीम हमेशा एक ना एक मेडल लेके आती है। अब गोल्ड सिल्वर का पता नहीं, मगर मेडल तो पक्का लेके हम आते। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वायरल वीडियो है, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली मिल गई होगी कि इंडियन सोल्जर्स ने किस तरीके से हराया चाइनीज ट्रूप्स को इन टग ऑफ वॉर इन सुडान। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, सिंस हम यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स की बात कर रहे हैं, इनका एक डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। बताइए ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? मुझे तो लगता है शायद वीडियो के नाम पे अच्छा खासा प्रैंक हो गया और सजेशन भी थी, तो मैंने बस जो ही टाइटल देखा तो मैंने जनाब वीडियो देखने की तैयारी शुरू कर दी। और ये बीच में आगे से नई चीज़ ही निकल आई, टग ऑफ वार बता रहे थे जिसमें इंडियन फ़ौजियों ने चाइनीज़ फ़ौजियों को शिकस्त दी है। और वैसे मेरा ख्याल था कि शायद ये जिस तरह 2020 में एक वाक़या पेश आया था चाइना इंडिया सरहद के ऊपर और दोनों मुल्क की अफवाज मुख्तसर सी एक जंग हुई थी, तो ऐसे कोई वाक़या पेश आया होगा। और जनाब लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर टग ऑफ वार बता रहे थे
जिसमें चाइनीज़ फ़ौजियों को शिकस्त दिया भारतीय फ़ौजियों ने, और ये सूडान में हुआ। और सूडान में जो गया हुआ है मिशन अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मिशन, उसके तहत जो फ़ौजी तैनात हैं उनके दरमियान ये एक मुकाबला हुआ था। और सूडान की मज़ीद बात बता रहे थे तो 2011 से पहले, जुलाई 2011 से पहले सूडान के बारे में ये जनरल नॉलेज का सवाल भी होता था कि सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क एरिया के लिहाज से कौन सा, तो उसका जवाब उस वक़्त सूडान हुआ करता था। लेकिन फिर चूँकि साउथ सूडान 2011 में इससे अलग हो गया, और ये जो तकसीम है ठीक है, इसमें आलमी ताकतें भी मुलव्वस होंगी, लेकिन बेसिकली ये जो तकसीम है ये मज़हब की बुनियाद पे हुई थी। और जो सूडान है, मरकज़ी सूडान, ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और जो साउथ सूडान है ये क्रिश्चियनों का इलाका, ये मसीही अक्सरियती इलाका है। और उसके बाद से सूडान, ख़ास तौर पर साउथ सूडान में एक सिविल वार की कैफियत है, और मुल्क इन्होंने बुला तो लिया है साउथ सूडान वालों ने, लेकिन आज तक 13-14 साल गुजरने के बाद भी इनसे मामला जो हैं वो चलाए नहीं जा सके। लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से, रिसोर्स कम होने की वजह से, नई नई रियासत होने की वजह से, और जनाब वाली बद इंतज़ामी होने की वजह से जो साउथ सूडान है वहाँ पर गुरबत इंतहा की पड़ गई है। और अभी ये आपको दुनिया के 5 करीब तरीन ममालिक में टॉप पे मिलेगा, यानी कि टॉप 5 में ये शामिल होता है साउथ सूडान। इसी तरह फिर वहाँ पर सिक्योरिटी का भी मसाइल हैं। बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मुख्तलिफ़ ममालिक के मिशन जो है वो भेजे जाते हैं। इसी तरह कांगो में बहुत सारे मिशन भेजे जाते हैं जो कांगो की सिविल वार में लोगों की मदद करते हैं। और बता रहे थे कि चाइनीज़ जो फ़ौजी है वो डिसिप्लिन में तो अपनी मिसाल आप रहते हैं, वर्दी शर्दी वावा प्रेस शेस करके पहनते हैं, बूट शूट चमका के पहनते हैं, लेकिन जब अमली तौर पे कुछ करने का टाइम आता है तो पीछे हट जाते हैं। और उसकी वो मिसाल वो दे रहे थे जो एड वर्कर्स फ़ीमेल थी जिनके साथ जो कुछ नाजेबा जो है वाक़यात पेश आए, तो उसमें चाइनीज़ फ़ौजी जो है वो दुम दबा के भाग गए थे। तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि जब ये चाइनीज़ फ़ौजी जो हैं, जब ये या कोई भी दुनिया का मुल्क फ़ौजी है, वो जब अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन पे जाता है तो उस वक्त जब वो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है, वो यूएन की तरफ से भी ले रहा होता है, एजाज़ी तौर पर भी ले रहा होता है। अगर एक सिपाही की तनख्वाह इंडिया में, चलो पाकिस्तानी बात कर लें, 35-40 हज़ार है, और उसका जैक लग गया है इधर सूडान में या कांगो में, तो उसको $1000 जो है वो महाना सैलरी साथ में दी जाएगी इस तनख्वाह के अलावा। तो ऐसे में वो पाकिस्तानी तनख्वाह उसकी तकरीबन 3 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो इतनी अच्छी तनख्वाहें लेने के बाद भी जब आप अपना मकसद पूरा ना कर सको और मौके के टाइम पे भाग जाओ, तो ये बड़े ही जनाब नामुनासिब सी बात और बड़ी ही गलत बात है। और उसके बाद फिर टग ऑफ वार के बता रहे थे कि इस गेम का आगाज़ सदियों पहले हुआ, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के इलाके में इसे बाज़ाब्ता एक खेल की शक्ल दी गई। और अगर ये मेडल मिलने वाला खेल होता तो फिर भारत इसमें बहुत सारे मेडल ले के भी आ सकता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हर वर्ल्ड कप जो है कबड्डी का वो भारत ने जीता हुआ है। बाकी वीडियो जो है वो मैं तो किसी और नज़रिए से देखी सुनी थी, लेकिन चलो अब चाइना इंडिया के तनाज़े की बात कर लेते हैं, इनके सरहदी तनाज़े के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 3 बार जो हैं वो जंगें लड़ी जा चुकी हैं, 61, 67 और शायद 87 की, चाइना और इंडिया के दरमियान। और अगर दोनों के ममालिक की सरहदों की बात की जाए तो तकरीबन 3500 किलोमीटर का बार्डर है, जिसे मैकहियोन या इस तरह का कोई लफ्ज़ है वो कहा जाता है चाइना और इंडिया के बार्डर को। और ये दुनिया के चंद पुरतशद्दुद तरीन बार्डर्स में से एक है जहाँ पर जो आर्मी की एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी खासी और हर वक्त जारी और सारी रहती है दोनों तरफ से। अब अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो तकरीबन $230 अरब से ज़्यादा बजट चाइना रखता है अपने फ़ौजियों के लिए, और $74 अरब जो बजट है डिफेंस का वो भारत रखता है। और भारत भी इस वक्त चाइना को ही अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है, चाहे वो जंगी एतबार हो, चाहे वो मुआशी मैदान हो। तो भारत जो है वो चाइना को अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, क्योंकि जो है वो चाइना आलमी सतह पे एक उभरती हुई ताकत है और एक आलमी माशी क़ुव्वत बनने जा रही है। तो ऐसे में चाइना का दुनिया में असर और रसूख भी बढ़ रहा है, और पाकिस्तान के साथ भी चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। गो कि पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है वो दुनिया को किसी किस्म के ख़तरात के लिए नहीं है, पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी या चाइना के अपने मफादात के लिए हैं। और दुनिया के हर ममालिक में एक दूसरे के साथ मफादात की बुनियाद पर सौदा होता है, और कहा जाता है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी मुल्क जो है वो परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ये नेहरू जी थे जिन्होंने नारा लगाया था चाइनीज़ इंडियंस बाई बाई, लेकिन फिर उन्हीं के दौर में 61 में जो है वो चाइना के साथ भारत की जंग भी लग गई थी, और उस वक्त चाइना ज़रा जंगी असबाब में भारत से बहुत आगे था, तो चाइना वो जंग जीत भी गया था। हालांकि भारत को उस जंग में अमरीकी पुष्टपनाही भी हासिल थी और असला और इमदाद की सूरत में अमरीकी मदद भी हासिल थी, लेकिन चाइना वो जंग जीत चुका था, क्योंकि चाइना जो है वो डिफेंस पे अच्छा खासा खर्च कर रहा है, फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा जदीद है। लेकिन भारत भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है और एक लंबी सरहद की हिफाजत कर रहा है। अभी तो इस सरहद के ऊपर 2 लैंड लॉक कंट्री आ जाते हैं, भूटान और नेपाल, जिसकी वजह से ये सरहद जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। नहीं तो ये जो सरहद है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर के आसपास 5,500-6,000 किलोमीटर हो जानी थी, और सारे का सारा जो है वो बीच में हिमालय भी साथ साथ चलता है, जिसकी वजह से ये इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा
ख़तरनाक हो जाते हैं और दोनों ममालिक को यहाँ पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है अपनी इस सरहद की हिफाजत के लिए। वही अगर चाइना शारंगेजियाँ ना करे और दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का दौरा हो तो यहाँ से काफ़ी हद तक फ़ौज को हटाया भी जा सकता है। लेकिन जब से जो 2020 के बाद से जब से हालात ख़राब हुए हैं उसके बाद से जब वो जंग में उधर फ़ौजी की तादाद में इजाफा ही किया गया है, इस वजह से जो है वो अखराजात ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुलंदी के ऊपर इतने ज़्यादा सख्त हालात के ऊपर फ़ौजियों के लिए साजो सामान पहुँचाना और उन फ़ौजियों की अपनी आमदोरफ्त करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि चाइना के लिए। फिर इसके साथ साथ चाइना उस सरहदी इलाके के ऊपर अपनी फ़ौजी तमीरात बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से भारत की अक्सर शिकायत भी बनी रहती है। लेकिन वो चाइना जो है वो बेलगाम घोड़ा होके भारत की बिल्कुल सरहद के ऊपर अपनी जो है फ़ौजी तनसीबात को भी नस्ब करता जा रहा है, साथ साथ जो है वहाँ पर तमीरात भी करता जा रहा है। खैर जियोपॉलिटिक्स है, कभी फिर किसी और टॉपिक के ऊपर इसको देखेंगे जब कभी कोई शानदार बात सुनने और देखने को मिली। फ़िलहाल जो वार जो वो लेकर बैठे थे वो रस्साकशी की थी और उस पर भारत जीत गया, तो ये भी तो आपके लिए बड़ी मुबारक की बात है। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।